अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अलवी और आज हम आए हैं पंजाब असम्बली। और आज पंजाब असम्बली में पंजाब का जो माली साल 2026 और 27 का जो बजट है वो पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा रहमान जो है वो आज बजट पेश करेंगे और आज ख़ुसूसी तौर पर इस इजलास में मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो शिरकत के लिए तशरीफ़ लाई हैं। इसके अलावा सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और बाकी जो मुस्लिम लीग नून से तल्लक़ रखने वाले MPAs हैं वो कसीर तादाद में आज असम्बली पहुँचे और पार्लिमानी पार्टी का अजलास भी मुनक्कद हुआ बजट इजलास से पहले। नाज़रीन, बजट के हवाले से जो पंजाब जो इस वक्त तजावीज़ पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई हैं वो आपके सामने रखते हैं। जो 5300 अरब रुपए का जो मुतवक्को बजट है वो पंजाब में पेश किया जाएगा और उसमें जो सेहत तालीम के लिए 811 अरब, सेहत के लिए 630 अरब और सालाना ADP प्रोग्राम के लिए 1240 अरब, मकामती हुकूमतों के जो तरक्याती बजट है वो 190 अरब, ज़राअत 129 अरब, आपाशी 148 अरब, इसके अलावा सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 335 अरब, मास ट्रांसपोर्ट के लिए 85 अरब, अमन अमान के लिए पुलिसिंग के लिए 330 अरब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 180 अरब, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 110 अरब रुपये रखे गए हैं और मौलमियात और मौसमी तब्दीली के लिए 35 अरब रुपये का बजट है। सनअत और तिजारत के लिए 28 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया गया। खेल और अमूर नौजवान के लिए 22 अरब, सेहत और सकाफ़त के लिए 18 अरब और दीगर जो मुतफ़रक़ अखराजात हैं उसके लिए 1079 अरब रुपए जो है वो रखा गया है। इसके अलावा जो खदोखाल बताए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो बजटिंग का जो बजट के हवाले से तजावीज़ है उसमें अगर परसेंटेज की बात की जाए तो तरक्याती मंसूबे जो है वो 24% बजट पर मुहैयत हो गए। इसी तरह तालीम जो है वो 13%, सेहत जो है वो 7%, अमन 6%, दीगर अखराजात जो हमने मुतफ़रक़ आपको बताए 1079 अरब रुपये वो तकरीबन 22 जो है वो 22% बनते हैं। ज़राअत के लिए 8% और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5% और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 जो है वो % का बजट मुख्तस जो किया गया है। इन बजट तजावीज़ के हवाले से जो हम बात करेंगे आज अपोजिशन के अरकान से और साथ ही हुकूमती अरकान से पूछेंगे कि ये जो बजट दिया जा रहा है क्या पंजाब में आम आदमी के रिलीफ़ के हवाले से कोई अच्छी खबर होगी या आम आदमी की ज़िंदगी में इस बजट से कोई तब्दीली आने वाली है। ये चीज़ें जो हम अवामी जो सवालात हैं ये अवामी नुमाइंदों के सामने रखेंगे। आइए आपसे बात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, इनसे पूछेंगे कि जो पंजाब हुकूमत बजट देने जा रही है 2026-27 का, उससे कोई अवामी रिलीफ़ कोई आप एक्सपेक्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सूबाई बजट है बेसिकली ये शाखसाना होना है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बजट दिया है। बिकॉज़ जो जितने भी कंस्ट्रेंट हैं या टैक्सेशन है, जो पॉलिसी डिसीजन है, वो तो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट के बजट में आ चुके हुए हैं। जो बजट बुनियादी तौर पे आ रहा है इसके अंदर 3-4 चीज़ों के अंदर जो मुझे और पाकिस्तानी अवाम को शदीद एतराज़ है। नंबर 1, नहीं, बजट देने पे तो एतराज़ नहीं ना आपको? शुक्र करें बजट देने पे एतराज़ क्या है, नहीं तो आप मान गए हैं कि चलो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बजट दे रही है। जी, बजट नहीं, देखें पहली बात तो ये, अब आप डिस्कशन को उधर ले जाते हैं तो मैं वो आपको वो भी बता देता हूँ। चलो बजट पे रहते हैं, बजट पे रहते हैं। एक गैर कानूनी हुकूमत है, अच्छा, फॉर्म 47 की हुकूमत है। मैं मिस कर रहा था वो ये बात। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये एक मुसल्लत करदा हुकूमत है और उसके असरात पिछले 2 साल से पाकिस्तानी कौम भी भुगत रही है और इस बजट के बाद इंशाल्लाह आप सब और सब मिलके भुगतेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू दी बजट इटसेल्फ जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, देखें 4 चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत शदीद कमी है। नंबर 1, कोई ऐसा स्टेप मुझे नज़र नहीं आया जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आसमान पे पहुँची हुई है, कोई ऐसा प्लान, ऐसा इनिशिएटिव जिसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए। साफ सुथरा पंजाब 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट। बात सुनेंगे, अगर आपने उनकी तस्रीह करनी है, उनको डिफेंड की बात बता रहा हूँ कि 1 लाख एम्प्लॉय उन्होंने आपने सवाल किया तो जस्ट वेट फॉर माई आंसर ना प्लीज़। आप बीच में इंटरप्ट अगर आपने करना है तो फिर आप एक सोलो प्रोग्राम किसी के साथ कर लें। नंबर 1, कोई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है। किसान की और ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसकी तबाही बर्बादी कर दी गई है। साफ़ सुथरा पंजाब को क्या मैं आग लगाऊं जाके?
जहाँ पे सिर्फ आपने वो कोटियाँ पहना के रख दी हैं और वो सिर्फ जो मेन सड़क है उसके ऊपर आप 150 अरब रुपया खर्च करने जा रहे हैं। आप किसी गांव, किसी महल्ले, किसी शहर के किसी गली के अंदर जाएं, आपको पता चल जाएगा साफ़ सुथरा पंजाब क्या चीज़ है। साफ़ सुथरा पंजाब एक स्कैम है। ये जो पिछले दिनों इन्होंने खुद कहा जी वो बदमाशी, असेंबली में इसके आवाज़ उठाई, पर 70 दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं। पिछले सेशन के अंदर इस पे बात हुई है। ओ जी हमारी करप्शन हुई है फैसलाबाद में, जी हम इस पे खुद बात कर रहे हैं। अभी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त हमारी तबाही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये एक क्लरिकल जॉब का एक किस्म का बजट है, ये क्लर्कों वाला है। इसके अंदर सिर्फ यह है कि आपने पैसे लगाने हैं, आप जो है वो टैक्स बढ़ा दें। आपके 3400 आइटम हैं जिनके ऊपर टैक्स 65 बिलियन का लग रहा है। 1700 पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो शक्ल लगी। कभी आज तक ऐसे भी हुआ है कि दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान पूरे तो लेवी नहीं लगा रही पंजाब, तो मैंने आपसे पहले यही कहा है। तो पंजाब का बजट आएगा तो आपको बताऊंगा ना। अभी मेरे पास है पंजाब का बजट, आपके पास है तो आप बता दें। पंजाब का बजट क्या फेडरल गवर्नमेंट के को बाहर होगा, उसके अंदर बाहर निकलेगा। ये बजट पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की बुनियाद इसने रख दी है, पिछले 2 साल रखी है और इंशाल्लाह ये इसी प्रोसेस को आगे चल के लेके जा रहा है। ठीक है जी। सीनियर सहाफ़ी आमिर नदवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूछेंगे कि पंजाब के बजट के क्या खदोखाल हैं, क्या तजावीज़ पेश की गई हैं और जो लफ्ज़ रिलीफ जो कि अब ख़त्म हो चुका है, कोई लग रहा है आपको कि अवामी रिलीफ के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को बजट देने जा रही है? देखें अलवी साहब, सबसे पहले बात कि सूबे का बजट है तो नेशनल बजट से ज़रा डिफरेंट होता है। इसके 75% जो फिनांस है वो NFC से मिलता है और 25% लोकल जो है पंजाब के अपने टैक्सेस हैं सूबे के। जो हुजम है वो 5900 अरब रुपये से ज़ायद का रखा गया और जिसमें तरक्याती बजट है उसमें कट लगाया गया 488 अरब रुपये का, क्योंकि पिछले साल जितना था तरक्याती बजट ये उससे कम है। और इनिशली जो है, और इसमें एक नई जो सबसे ख़ास बात इस बजट की है कि पहली दफ़ा सूबे जो हैं वो वफाक को फाइनेंस कर रहे हैं अपने हिस्से से। पंजाब ने भी तकरीबन 560 अरब रुपया वफाक को दिया है उसके जो है डेट सर्विसेज के लिए, IMF के साथ जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो कर्ज़ की अदायगी के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो कौमी कर्ज़ है उसकी अदायगी के लिए पंजाब ने 600 अरब रुपये के करीब जो है नेशनल एक्सचेकर में दिया। अब सूबाई क्यों कुर्बानी दे रहा है? देखिए वो दीगर सूबों का ये कहना है क्योंकि इसका NFC में शेयर भी ज़्यादा है पंजाब के इस हवाले से है। और दूसरी बात है कि इस बजट में जो ख़ास चीज़ें हैं वो ये है कि मेरे ख्याल हेल्थ सेक्टर को फोकस किया गया, सोशल सर्विस को किया गया। बजट में पहली दफ़ा सुथरा पंजाब प्रोग्राम आपको पर नया शुरू है, उसके लिए 150 अरब रुपये रखे गए हैं। इससे मेरे ख्याल पंजाब में सफाई भी नज़र आएगी सारा कुछ। और जो बजट को देखा है हमने, क्योंकि स्पीच वगैरह आ गई, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, जो फोकस्ड है वो सोशल सर्विस पे, सेक्टर्स पे है। एजुकेशन के लिए अच्छे फंड रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, सेफ सिटीज़ के नए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए रखे गए हैं। साथ साथ जो डेवलपमेंट बजट है वो भी जो है उसमें जारी तकरीबन जो स्कीमें हैं 3500 करीब हैं, जिसमें जारी जो है 1000 से ज़्यादा हैं। तो अमूमन हम क्या कह सकते हैं कि तंगी के अंदर मुतनासिब बजट है। और अब तक जो इतलात हैं कि कोई नया टैक्स भी लगने जा रहा है, 1-2 सर्विसेज शायद ऐड हो। अच्छा, इसमें एक मुतफरक अखराजात के हवाले से 1000 अरब रुपये रखा गया है और उसमें लिखा नहीं गया कि हो सकता है आप सीनियर आपको पता हो कि वो मुतफरक अखराजात कौन से हैं? देखें अलवी साहब, ये नेशनल बजट में भी होता है। अब वहाँ पे भी मतलब आपने देखा होगा 1900 अरब रुपये का ज़रा सा एक डिस्कशन हुई थी कि वो जो टोटल आमदन का हिस्सा तो है लेकिन उन्हें एक्सपेंस जो है ना वो नहीं स्ट्रेटजिक उसके लिए रखा है। तो ये भी कोई आ जाती हैं चीज़ें ऐसी कि जो अनाउंस करनी पड़ती हैं सरकार को। पॉलिटिकल मसाइल होते हैं, सियासी मसाइल होते हैं, कुछ ऐसा पूरा एक साल पड़ा होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो मुतफर्रिक के अंदर कोई हेड्स उसमें डिफाइन नहीं होते। क्योंकि ऐसा तो नहीं जो वज़ीर-ए-आला इनिशिएटिव हैं वो उसके लिए मुख्तस ना किए गए और इसमें से दिए जाएँ? देखिए मेरे ख्याल है कि सारे प्रोजेक्ट ही वज़ीर-ए-आला के प्रोजेक्ट हैं। स्पेशल जो इनिशिएटिव अलहदा से मैडम लेती हैं। जी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ये है कि एक कैश इन हैंड वाली बात होगी। CM के इख्तियारात हैं, CM पूरे साल अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोजेक्ट शुरू करवा सके, ये इसके लिए कुशन रखा गया। सही। अच्छा, इसमें बताइएगा कि जो नया टैक्स आपने कहा नहीं लगाया गया, कि वो टैक्स रिडक्शन भी की गई है किसी सर्विसेज पे या किसी जो पहले हम प्रॉपर्टी के हवाले से देखते थे, ट्रांसफ़र के हवाले से? अलवी साहब ये तो नेशनल सब्जेक्ट हो गया ना, वो प्रॉपर्टी का जो 236(3) है कम किया गया, विद होल्डिंग टैक्स 8 से 4% हो गया अगर सेलर परचेज दोनों का लगाएं। एक 5.5 था वो 3.25 हो गया, 2.5 वाला सवा हो गया। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ पंजाब में सर्विसेज पे टैक्स लिया, PRA यहाँ की अथॉरिटी है,
एक दो सर्विसेज नई ऐड होंगी, बाकी रिवाइज होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि टैक्स के हवाले से पहले ही कलेक्शन कम है। टैक्सेशन का नया टैक्स अगर ना भी लगेगा, पहले वाले ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। पीआर पे तो तनकीद करते हैं, लेकिन पीआरए के हवाले से कम बात होती है और बड़ी मुश्किल से 200-300 अरब इकट्ठा होता है। देखें, पीआरए हमेशा जो है ना आड़ एफबीआर की ले जाती है, तो पीआरए कोई रिलीफ मिल रहा है अभी तक? तो देखें ना, चेयरमैन नए आए हैं, अब पता लगेगा क्या है। परफॉर्मेंस कोई इतनी नहीं है जितनी आपका बड़ा सवाल है कि ज़ाहिर है कि 14 करोड़ की आबादी का सूबा है कि सर्विसेज इतनी है, हमें इन्फोर्समेंट अरब वफाक से ले रहा है, तो ज़रा पंजाब की अपनी भी तो फंड जनरेशन होनी चाहिए। लेकिन ये हर साल रिवाइज करते हैं। पीआरए की कारकर्दगी मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, नाकसी है बाकायदा कि, और टारगेट हर दफ़ा रिवाइज भी करते हैं, कभी 350 कर देंगे, 360 कर देंगे, फिर कलेक्शन 250 रुपये तक। ठीक है, सब्सिडी के हवाले से भी एक फ़ंड रखा गया है जी। सब्सिडीज़ तो ये कि देखें ना, मेरे ख्याल है कि एक तो जो नेशनल लेवल पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सूबाई सतह पर सब्सिडी के ख़ास प्रोग्राम जो किसानों के लिए एग्रीकल्चर फोकस बजट नज़र आ रहा है, जो वफाक में नहीं था। पंजाब असम्बली में 2026 और 27 का बजट पेश किया जा रहा है, और साथ ही जो है वो मुज़ाहिरीन जो कि सरकारी मुलाजमीन है, सरापा एहतजाज हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो क्या यहाँ पे किस का एहतजाज कर रहे हैं, किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं, आप नौकरी अपना काम छोड़ के क्यों यहाँ पे आए? देखिए, गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो बजट के दौरान जहाँ पे पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी दिया गया, तो पंजाब में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मुनफरिद कानून चलता है। हमारा एक ही मुतालबा है कि एक रियासत दो दस्तूर, इस तरह का किसी सूरत भी नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे पेंशन पे कटौतियाँ कट लगी और इस तरह के जितने भी इक़दाम किए गए वो सरकारी मुलाजमीन को ना सिर्फ माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए किए गए, बल्कि जो बजट अभी भी पेश किया गया जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, अब भी हमें गवर्नमेंट से उस तरह की तवक्कुआत नहीं है कि आया वो एज़ इट इज़ इसको जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी वो तमाम सहूलियात देंगे। इसके साथ साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि गुज़िश्ता साल का जो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था वो भी हमें दिया जाए, और इस तरीके से 45% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस बनता है जो सरकारी मुलाजमीन का हक़ है। और यहाँ पे जितने भी मुलाजमीन आए हैं इस कड़कती हुई धूप के अंदर, और यहाँ जी हम रावलपिंडी से आए हैं। ठीक है, तो आपके असल में मुतालबात क्या हैं, क्या क्या आप हुकूमत से बनवाना चाहते हैं इस बजट के हवाले से? अगर बजट के हवाले से बात करें तो बजट के हवाले से हमारे मुतालबात तो यही हैं। एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से अनाउंस किया गया एज़ इट इज़ उसी तरीके से अनाउंस किया जाए। 7% का इजाफा मुतवक्को है। 7% तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। ये तो किसी सूरत भी जो महंगाई जिस तनासब के साथ हुई उस हवाले से अगर 7% की बात की जाए तो ये किसी सूरत भी सरकारी मुलाजमीन को काबिल कबूल नहीं है। अगर सरकार को काबिल कबूल नहीं है तो आवाम को कैसे होगा? यही चीज़ है ना। अगर हम देखें पेट्रोल की कीमतें देखें, पेट्रोल की वजह से तमाम मसनूआत की कीमतें जिस तरह बढ़ चुकी हैं, उस सूरत हाल में जो बजट पेश किया जा रहा है इनके शाही मामलात तो चल सकते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को जो मराद दी जा रही हैं वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके घरों का चूल्हा भी जो है वो जल नहीं सकता। क्या है कि जो मुलाजमीन एहतजाज करते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है। ये ऐसा होता है क्योंकि जो भी हुकूमत में बैठे हुए होते हैं उनका यही तरीक़ाकार होता है कि किसी तरीके से भी जो एहतजाजी मुलाजमीन हो उनको किसी तरीके से ताकत के बलबूते पे दबा दें। लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अब बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं। हमारा पहला पड़ाव जो था वो इस्लामाबाद था, अब हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम अपना हक हासिल करें। और गवर्नमेंट ज़ाहिर है ओछे डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट सबसे ज़्यादा है पंजाब में, 1000 रुपये का करीब। अच्छा, उसके अंदर भी जो इससे पहले होता था एजुकेशन बजट, अब उसके ऊपर कट लगा दिया गया। जो पाकिस्तान का आइन है वो ये कहता है कि सेहत और तालीम ये रियासत के अंदर फ्री होनी चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से अगर देखें तो बार बार वो निजकारी की जा रही है इसकी, और स्कूल आउटसोर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से इसके बजट को कम करने की कोशिश की जा रही है। आउटसोर्स स्कूल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो बेहतरी आ रही है उसमें? नहीं। क्या आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइवेट इदारों को दे दिए जाएंगे? बात यही है कि हुकूमत ये चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। एजुकेशन उसका जो है ना फोकस एजुकेशन पर नहीं है।
اور یہ سارے اسکول آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے پرائمری اسکولز کیے, پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے مڈل اسکول, اب یہ ہائی اسکول, تو انہوں نے تھرو آؤٹ سارے اسکول پرائیویٹ کرنے ہیں. ایجوکیشن آپ دیکھ لیں, بجٹ پہلے کیا تھا 400+ تھا پہلے, لیکن اب کیا کر دیا اس دفعہ 100+ ہے کچھ. تو یہ دیکھیں تعلیم ان کا, تعلیم اور صحت, 4 ارب کے قریب بجٹ ہے اس وقت. نہیں یہ بھی اور اس وقت نہیں, یہ بھی اس سے 3 گنا کم ہو گیا ہے, 3 گنا کم ہو گیا ہے. جس طرح یہ ٹیچرز کو جو ہے وہ ابھی وہ نکال رہے ہیں, نئے ٹیچرز بھرتی نہیں کر رہے, ڈیلی ویجز پہ بھرتی کر رہے ہیں, تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل یہ اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے جس طریقے سے یہ انہوں نے تعلیم کا بجٹ کم کیا ہے. وزیر موصوف کہتے ہیں 50,000 سکول ہے, ہم سے مینیج نہیں ہو رہے. دیکھیں یہ تو حکومت کا کام ہے نا, فری تعلیم دینا یہ حکومت کا کام ہے, کیونکہ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو چلانا. کون سا کام کیا ہے وزیر صاحب نے, کون سا کام کیا ہے مجھے یہ بتائیں. اس کو اپنی وزارت کا پتہ نہیں ہے, تو اور بھی تو وزیر ہیں کہ نہیں ہیں. جو آپ نے گھر, یعنی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, یعنی اور بھی تو وزیر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, ان وزیر موصوف کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے خیال کے مطابق, تو اس کو علم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ورنہ آپ نے یعنی کہ گھر کو یہ آگ لگاتا. اور بھی تو وزارتیں ہیں, کسی نے کسی کو چھیڑا ہے. یہ تو برباد کر رہا ہے, تریم کو بھی برباد, اساتذہ کرام کو ذلیل کر رہا ہے. یہ آپ کہاں سے ہیں؟ جی ہم حافظ آباد سے آئے ہیں. تو پہلے تو آپ نجکاری پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نجکاری کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کتنی بلڈنگیں کتنی بنائی گئی ہیں پہلے, اب ان کو ڈیمالش, ان کو ختم کیا جا رہا ہے. جو بھی اسکول نجکاری جن کی اسکول کی گئی ہے وہاں پہ تعداد کم ہو گئی ہے, الٹا بند ہو گئے ہیں. 4-5 ہزار سے زیادہ کا ٹیچر انہوں نے نہیں رکھا ہوا. گورنمنٹ کو بیسک ایک چیز ہے, 25,000 روپے تو سرکار نے خود مانا ہے کہ ٹیچر کی طرف. سر آپ جا کے وزٹ کر لیں, 25,000 کہیں بھی نہیں ہے, 5 اور 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. اور سارے اسکولوں کی بات کر, یہ سرکاری اسکولوں کا یہ حال ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, میں کئی ایسے اسکول آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پہ 4-5 ہزار سیلری ہے اور مڈل اور میٹرک پاس ٹیچر رکھی. ٹیف کے اسکول ہے وہاں تو نہیں ہے, وہ تو خود وزیر صاحب کہہ رہے ہیں 25,000. سر نہیں ہے نا 25,000, یہ آفس میں بیٹھ کے بات زبانی ہو رہا ہے, لیکن کہیں بھی نہیں. 4 سے 5 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. میرے ساتھ چلے, میں آپ کو کئی اسکول دکھاتا ہوں. بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کو مینیج کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو 5,000 ٹیچر لے گا کیا وہ پڑھائے گا؟ ان کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ان پڑھ رہیں, یہ ایسے یہ نظام چلتا رہے. باقی آپ دیکھ لیں اس گرمی میں 40 ڈگری میں اتنے جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ سڑکوں پہ رول رہے ہیں, یہ اے سی میں کے اندر بیٹھ رہے. کوئی ابھی تک نمائندہ نہیں آیا کہ چلو کم از کم ان سے کوئی مذاکرات کوئی چیز کر لیں. آپ کا اگر رابطہ ہے کسی سرکاری عہدیدار اعلیٰ افسران سے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی ابھی تک میرے خیال اندر اپنا بجٹ اجلاس چل رہا ہے. اور ایک اہم بات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی حکومت کے مخالف نہیں ہے. کوئی ایسا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں. میاں نواز شریف صاحب, ہم ان کی طرز حکومت کے اور ان کی ایمانداری کے قائل ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو مشیر ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ حکومت نئے ملازمین تو عرصہ دراز سے رکھ نہیں رہی. جو پہلے رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ حکومت کا کانٹریکٹ تھا, ایک معاہدہ تھا, اس معاہدے کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ یہ میں اپنا محترم میاں نواز شریف صاحب سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی حکومت نے بھی وعدہ خلافیاں کی ہیں, کبھی حکومت نے بھی کانٹریکٹ کیا ہوا, سائن کیا ہوا ملازمین کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اور یہ ملازمین یہ جڑے ہوئے ہیں فیملی سے اور علاقوں سے. عرصہ دراز سے جب آپ پرماننٹ ملازمین رکھ ہی نہیں رہے تو یہ بیچارے اگلے 5-7 سال کے اندر سب اپنے گھروں کو چلے جائیں, تو ان کے ساتھ کیوں زیادتیاں کی جا رہی ہیں؟ انہوں نے ایمانداری سے کام کیا ہے, اب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, تو جو کچھ ان کو ملنا تھا, ان کے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی تھی, انہوں نے اپنے لیے گھر لینا تھا. کیا گھر بھی نہیں آ سکتا, بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ان کی بد دعائیں کیوں آپ سمیٹنا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں تو پرماننٹ ملازمین ہوئیں گے نہیں. 10 سال 15 سال سے آپ نہیں رکھ رہے, نہ کوئی پینشن آپ سے مانگے گا, نہ آپ سے کوئی گریجویٹی مانگے گا. ان ملازمین سے میں میاں نواز شریف صاحب سے آجزانہ ہمدردانہ, ہمیں آپ کے طرز حکومت سے بالکل اتفاق ہے, ہم آپ کے ووٹر بھی ہیں,
ہم آپ کے کوئی خلاف نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی فیملی یہ رول کرے، حکومت کرے، ہماری دعائیں، لیکن یہ آپ کی بیٹی محترم مریم نواز صاحبہ جو سب کی ماں ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، ان سے میں اور آپ کے وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ملازمین کی آہیں، ان ملازمین کی بد دعائیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی بد دعائیں نہ لیں۔ کا ہے حکومت کا تجویز ہے تو کیا اس سے متفق نہیں آپ؟ یار میں تو ایک ہی بات کروں گا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے یہاں آ کر، یا ظالم حکمران ہو وہاں فریاد نہیں کرنی چاہیے بس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر مختار احمد، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ٹیچر یونین ڈسٹرکٹ کوکاڑا۔ آج جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا پنجاب گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح وفاق نے بجٹ میں ملازمین کی مراعات، پینشن یا اضافہ اناؤنس کیا ہے، اسی طرح ہی صوبائی حکومت کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ 2025 کا ڈسپیرٹی الاؤنس پنجاب حکومت نے ہڑپ کر لیا اور ملازمین کا استحصال کیا۔ اب تو اور مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور اپنے لیے تو وہ 11 ارب کا جہاز لے رہی ہے میڈم، لیکن جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ملازمین، ان کو اور پسنے دیا جا رہا ہے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی۔ سب سے زیادہ بجٹ تو تعلیم کا ہے پنجاب میں، پھر بھی آپ اس سے نہ لائیں۔ سب سے زیادہ بجٹ تعلیم کا نہیں ہے، بے نظیر انکم سپورٹس کا ہے۔ سر وہ 850 وہ فیڈرل کا ہے، یہ پنجاب میں 1000 ارب روپے کا بجٹ، جو یہ بجٹ ہے یہ ملازمین کو نہیں ملتا، یہ ان کے للے تللے جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا رکھے ہیں، جو ان کی گاڑیاں دے رہے ہیں، جو ان کے ایکسپینسز ہیں بیوروکریسی کے، اس پہ یہ خرچ کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ لیول پر، سکول لیول پر یہ کچھ بھی نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے، نہ ڈیولپمنٹ سکولوں میں کر رہے ہیں، نہ اساتذہ کی بھرتی کر رہے ہیں، سکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، جو ادارے بیچے جا رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے کر ان میں یہ پیسہ بانٹ رہے ہیں۔ تعداد میں جو پرائیویٹ سکول ہے وہ بھی پیف کے ذریعے حکومت چلا رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے 50,000 سکول ہے، اس کو بھی ٹیچرز کو ریشنلائز کرنے جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جو پرائیویٹ سکول کرنے جا رہی ہے اس میں اعداد و شمار کی دھینگا مشتی ہے، وہاں پہ اگر 26 بچے ہیں تو اس کو 260 شو کیا جا رہا ہے، ان کے 260 کے جو پیسے گورنمنٹ سے لے کر وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ کے اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ آج سے پہلے 2017 میں انہوں نے آؤٹ سورس سکول کیے تھے، ان کی آپ حالت زار جا کے آپ میڈیا کے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ ان میں جانور بندھے ہوئے ہیں، کسی میں پانی نہیں، کوئی بچہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا یہ تو ذرا عوام کو سمجھائیں۔ آؤٹ سورس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان پڑھ لوگ بھی، کوئی بھی لوگ کسی سکول کو درخواست دے کے وہ لے لیں، وہ انتظام و انتظام ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بلڈنگ ان کے سپرد کر دی جاتی ہے، سارا مٹیریل فرنیچر ہر چیز ان کو سپرد کر دی جاتی ہے، اور وہ جو بچے ہیں وہ ان کو اعداد و شمار غلط بتا کر ان کے فی حساب 1500 روپیہ پر بچہ لے رہے ہیں۔ وہ ان کو آؤٹ سورس میں جو 8 پڑھی بچی 10 پڑھی بچی ہے وہ وہاں پہ ٹیچر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آؤٹ سورس کا کہ آؤٹ سورس جو ہے وہ اگر حکومت خود ادارے نہیں چلا سکتی، یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کر دیں، اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیں، تو ان کا پرسانے، ان بچوں کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے۔ ان کو یہ جو 1-2 سکول منسٹر صاحب پروگرام کر کے 1-2 سکولوں کے نام لے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ان کا بھی یہ جو کمیٹی ہے ایجوکیشن کی، جو استحقاق کمیٹی بنی ہوئی ہے، انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کسی ایک سکول کا نام لے لیں کہ آؤٹ سورس والا سکول، کسی ایک سکول میں اتنی تعداد ہو یا اس کا کوئی رزلٹ ہو، تو یہ سارے جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ سارا اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ملازمین کا استحصال کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ پیسے بچ کر ان کے للے تللوں پر جائے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اتنی گرمی میں احتجاج کر رہے ہیں، بجٹ پیش ہو رہا ہے، اندر تو بڑے ٹھنڈے اے سی لگے ہوئے ہیں، آپ اتنی گرمی میں کیوں یہاں پہ آئے؟ دیکھیں جی، یہ تو حقوق کی بات ہے، اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیں گے تو ہمیں احتجاج تو کریں گے،
देखिए सारी फैसिलिटीज़ आवाम के ऊपर बोझ डाल के टैक्सेस ले के सब कुछ ले के लोगों की जेबों से पैसे छीन के खुद अय्याशी कर रहे हैं और जिनका हक बन रहा है उनको वापस देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 30-35 साल पहले किया था लोगों के साथ कि इन शराइत में हम आपको मुलाजमत दे रहे हैं। अच्छा बुजुर्गों, ये बताएं ना कि असल डिमांड क्या है, असल मसला क्या है? ये मसले तो उसी आप तरफ बता रहे हैं, ये तो सारे सरकारी मुलाजिमीन हैं। नहीं ठीक है, असल मसला तो ये है ना कि इन्होंने जो शराइत तय की थी हमारे साथ कि आप 25-30 साल के बाद जाएंगे रिटायर होकर तो आपको ये मराहत दी जाएंगी, उन सब के ऊपर गासबाना कब्जा करके बैठे हुए हैं, अय्याशियाँ हमारे पैसे पे कर रहे हैं और हम ही पे हुक्मरानी जो है दिखा रहे हैं हमको। ये कितनी जो है इंतहाई ज़ालिमाना सोच है। और कल 2 दिन पहले जो बयान था ख्वाजा आसिफ साहब का, वो कह रहे थे कि ये असातिज़ा जो डाकू हैं अब तक ये डाकुओं से पढ़ते आए हैं और इन्हीं असम्बलियों के बैठ पे डाके डालते हैं और असातिज़ा को कहते हैं कि ये डाकू हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, अल्लाह ताला करे ये हमारे मुतालबात पूरे कर दें, वरना ये मुतालबात के पूरे ना होने तक हमारी ये तहरीक, हमारा ये एहतियात जारी रहेगा। आज क्या प्लान आपका? इधर ही रहना है क्या करना है? मुतालबात के में ना जब तक माने जाएंगे तब तक इधर ही हैं। अच्छा, ये सख्त गर्मी है, मुतालबात भी आप कह रहे हैं मनाए बगैर आपने नहीं उठना, क्या लाया अमल? लाया अमल ये है कि भाई मसला ये है, गर्मी जितनी भी है अब यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं मुलाजमीन को। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें अप हो जाती हैं और ये तनख्वाहदार तबका जो है ये साल में बजट में एक बार इनकी तनख्वाहें बढ़नी होती हैं और वो एक बार भी क्या बढ़ा रहे हैं, बड़े हातम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं कि 7% बढ़ा रहे हैं। और वो बुज़ुर्ग पेंशनर के जिनकी दवाइयाँ पूरी नहीं हो रही उनकी पेंशन कितनी बढ़ाई है जी? 3.5%। ये बड़े अफसोस का मकाम है, जब अपनी बारी आती है तो सैकड़ों % बढ़ा लेते हैं, लाखों में इनकी तनख्वाहें हैं, जबकि गरीब सरकारी मुलाजम जो है वो हैंड टू माउथ अपना गुजारा कर रहा है। तो इस साल में एक बार बजट में इन्होंने बढ़ानी होती हैं और तब भी ये ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है कि ये उनको जलील कर रहे हैं। ये मोअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम यहाँ धूप में गर्मी में बैठे हुए हैं और 14 साल हो गए हैं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। वो उस्ताद क्या पढ़ाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है? तलीम और सेहत 2 बुनियादी हकूक़ होते हैं, ये भी अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं कर सकती तो फिर वो कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। तो अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ दें। सर आप क्वेश्चन करेंगे, हमारे यहाँ मुतालबात बताऊँ? जी अब तो आपकी आवाज़ हमारे मुतालबा ये है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सादा सी बात है, एक मज़दूर रखा जाता है, उससे कहा जाता है तुझे 100 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी, आप मज़दूरी करें। जब असर का टाइम होता है उसे कहा जाता है 100 नहीं, आपको 40 महीने काम करना तो करो वरना घर को चले जाओ। यही हमारे साथ हुआ है, हमारा असर का टाइम हो चुका है और गवर्नमेंट कहते हैं तनु 40 मिलने ने बाकी तुझे जाओ कर आनो। ये ज़्यादती है। हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया गया था कि आपको पेंशन दी जाएगी, लीव इन कैशमेंट दिया जाएगा, ड्यूरिंग सर्विस अगर डेथ हो जाती है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो उसको रूल 17A के तहत उसके बच्चे को क्लास 4 से लेके क्लास 7 तक उसको भर्ती दी जाएगी और इसके साथ साथ ग्रेजुएटी दी जाएगी। हमारी ग्रेजुएटी पे 40% से अबव कट लगा दिया गया है, लीव इन कैशमेंट ख़त्म कर दिया गया है। यह दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है, एक बंदा आज रिटायर हो रहा है, एक कल रिटायर हो रहा है, सिर्फ एक रात के फ़र्क से एक बंदा 20 लाख ले जाता है, दूसरे को 10 लाख मिल रहा है, जबकि उसकी सर्विसेज तो सेम है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? मैं समझता हूँ कि इदारों की जो निजकारी है, ये जो पॉइंट है ये तो पूरी कौम को तबाह करने के मुतरादिफ है। बल्कि आज प्राइवेट सेक्टर जो इसको ख़रीद रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के जो मालकान हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ आज आप खुश हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल जो है बेचे जा रहे हैं तो हम ले रहे हैं। जब महकमा ही कोई बाकी नहीं रहेगा और 1500 पे और MPhil और PhD लोग को 15,000 पे 10,000 पे रखा जाएगा तो फिर कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? फिर वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो कहेंगे महकमे तो ख़त्म है। बजट हुकूमत पेश कर रही है आज 2026 और 27 का, तो बजट के हवाले से क्या आपको लगता है कि कोई अवामी रिलीफ कोई आप एक्सपेक्ट करें? देखिए, अवामी रिलीफ हम ये कहते हैं कि हमें रिलीफ तो क्या देना है, हमारे साथ जो एग्रीमेंट था वो पिछला एक। दूसरी बात, जो बीबी मोहतरमा वज़ीर आला साहब के अंकल जी ने वफाक में हमें दिया है कि 7% इजाफ़ा किया है,
इडहाक रिलीफ 2022 और इडहाक रिलीफ 2025 बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने के बाद वो 7% मिलेगा। DRA 15% दिया गया है और इसके अलावा जो कन्वींस अलाउंस जो पिछले 20-30 साल से एक ही सतह पे खड़ा था, कन्वींस अलाउंस, आने जाने का खर्चा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल तो आसमान पे चला गया है और ये जो कन्वींस अलाउंस वहीं पे खड़ा था। 20 साल के बाद उन्होंने ये वादा किया कि आपका 50% बढ़ाएंगे। इसी तरह मजदूर अफराद जो हैं उन्होंने ये वफाक वालों ने कहा है कि इसमें 10,000 इसका इजाफा कर दिया गया है। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंकल ने जो वफाक में दिया है ना, बीबी साहबा हमें वो दे दें, हम बीबी साहबा के नारे लगाते हुए जाएंगे। बस इतनी सी बात है। बेशक अगली बात, बेशक उसका नाम मरियम नवाज अलाउंस रख लें, नवाज शरीफ अलाउंस रख लें, लेकिन शुरा जो है वो मौजूद है मुजाहरे में और हम मौजूद है पंजाब असम्बली के बिल्कुल बाहर, और अंदर जो है वो ठंडे कमरों में बजट पेश किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से कि उनके कोई ना कोई अलाउंस या तनख्वाहों में या पेंशनर में पेंशन्स में इजाफा हो। लेकिन हम यहाँ पे ये आज पूछने आए हैं कि क्या पंजाब गवर्नमेंट के जो बजट पेश कर रही है उसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन क्या तवक्को कर रहे हैं या यहाँ पे धरना दे के हुकूमत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सर सबसे पहले तो करेक्शन आपकी है कि हम मुजाहरा नहीं कर रहे, ये पुरअमन एहतजाज है। एहतजाज इट मीन्स ये है कि हम मुजाहरा कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर इसमें मुतालबात की बात नहीं है, ये हम अपना हुकूक जो राइट हमारा है हम वो मांग रहे हैं। 2022-23 में CM साहिबा अपोजिशन में थी, इन्होंने हमसे वादा किया था कि विफाक की तर्ज पर 30% DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा रनिंग बेसिक पे वो उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इस बार उन्होंने विफाक के अंदर 15% DRA दिया गया है, 7% तनख्वाह बढ़ाई है रनिंग बेसिक पे और पेंशन वालों को 7% दी गई है। अभी जो बजट की कॉपी हमें मौसूल हुई है उसमें जो उन्होंने 7% बढ़ाया है और जो पेंशन है वो 3.5% बढ़ाई है, हाफ की है। हम उनसे सवाल करते हैं क्यों। नंबर दूसरा सवाल ये कि जो DRA 15% जो विफाक को दिया जा रहा है रनिंग बेसिक पे वो हमें नहीं मिल रहा। इट मीन्स ये कि हमारा जो 30% रनिंग बेसिक पे DRA पिछले साल का और 15% DRA रनिंग बेसिक पे इस साल का, ये दोनों नहीं दिया जा रहा है। हम उनसे सवाल करते हैं आया क्यों, ये हमसे 2 नंबरी क्यों की जा रही है। के बाहर सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जो DRA अलाउंस जैसे फेडरल गवर्नमेंट में दिया गया है यहाँ पे भी जो है इसका एहतमाम होना चाहिए। आपके मुतालबात आपने किसी आला अफसरान को या किसी हुकूमती जो है वो शख्स को शख्सियत को पहुँचाए हैं? जी हम पहुँचा रहे हैं। देखें हम सड़कों पे भी हैं, वैसे भी हम पहुँचा रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी हम पहुँचा रहे हैं कि मुलाजमीन के साथ इंतहा नारवा सलूक किया जा रहा है और ख़ास तौर पे असातिज़ा के हक़ पे बहुत ज़्यादा डाका डाला जा रहा है। आप देखें उस्ताद जो है वो कौम का मेमार है और उस्ताद की वजह से ही ये सारी आपको पूरे की पूरी रौनक नज़र आ रही है। तो लेकिन उस असातिज़ा के हुकूक पर डाका मारा गया है और ख़ास तौर पर जो हमारे पेंशन रूल्स में तब्दीली की गई है वो बहुत बड़ा डाका है। एक मुलाजिम जो आपके साथ एक एग्रीमेंट के तहत आपने उसको भर्ती किया था, अब जब 20 साल 25 साल या 30 साल उसे गुजर गए, अब एंड में आकर आप बिल्कुल यकसर उसको मुस्तरद कर रहे हैं। मुआहदा होता है 2 तरफ़ा और दोनों फ्री कैन का होता है और जब मुआहदा हो जाता है तो उसकी पासदारी करना हर एक के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल। ये फरमाइए कि जैसे आम आदमी की यकीनन गुजर बसर मुश्किल हो गई है, यकीनन असातिज़ा की भी जो है वो मुश्किल है, लेकिन क्या आप यकीनन हुकूमत भी कह रही है कि हम ही मजबूर है, क्या हाल तजवीज़ करेंगे जो सरकारी मुलाजमीन को भी काबिल कबूल हो, हुकूमत को भी वो अडाप्ट कर ले? सर ऐसा है कि वफाक में जो अभी गवर्नमेंट रोल कर रही है वही पंजाब में है। वफाक का जो बजट आया है, जो चीज़ें उसमें असातिज़ा के लिए सरकारी मुलाजमीन के लिए होती हैं, क्या वजह है कि पंजाब में वो नहीं होती? गुज़िश्ता 4-5 साल से मुसलसल ये हो रहा है, डिस्पैरिटी अलाउंस है या बाकी चीज़ें हैं जो वफाक में गवर्नमेंट मुलाजमीन को देती है, पंजाब में देने में क्या मसला है? पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये पेंशन रूल्स हैं, 17A है या दीगर जितने भी हैं, ये पंजाब में वही गवर्नमेंट है, वही असासे हैं, वही सब कुछ है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाब मुलाजमीन के साथ और पंजाब के ये गवर्नमेंट मुलाजमीन के साथ ये ज़्यादती हो रही है और ये जुल्म हो रहा है। और आज हम जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान को अगीगा के फोरम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है। रियासत तक हमारे मुतालबात भी बार बार पहुँचे, निगोशिएशन भी होती है, वो हमें यकीन दहानियाँ भी कराते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको पैगाम आया है कि भाई गर्मी है, ठंडा पानी शानी पिए, आप जाएं, आपके मसले हल हो जाएंगे? सर वफाक में तो ऐसा हुआ, हम वहाँ इस्लामाबाद भी पहुँचे, लेकिन अब यहाँ पर
बिल्कुल यूँ समझे बेमुरवती का मुजाहरा किया जा रहा है और बिल्कुल पुलिस गर्दी हुई है। असातिज़ा पर तो कुछ असातिज़ा यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, आप भी काफ़ी देर से ही हैं, और दीगर जितनी भी तंजीमें हैं, असातिज़ा तंजीमें हैं, उनके साथ भी यहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। जी, ये ज़्यादती सिर्फ पंजाब के साथ ही है? ये सारी ज़्यादतियाँ पंजाब के साथ क्यों? आप मवाजना करें तो सिंध से, KPK से, बलूचिस्तान से कम तनख्वाहें पंजाब की हैं, कम अलाउंसेस पंजाब के हैं। इसी स्केल के मुलाजिम आप सिंध के देखें, इसी स्केल के मुलाजिम KPK के देखें, इसी के बलूचिस्तान के देखें, इवन इसी के विफाक के देखें। विफाक की तनख्वाहें अलाउंसेस हमसे 100 गुना से भी ज़्यादा हैं। तो पंजाब के साथ ये सोतेले जो है माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस KPK में दिया गया, बलूचिस्तान में दिया गया, विफाक में 30% दिया गया, हमें महरूम रखा गया। ये क्या बात है? 17A तमाम सूबों के अंदर है, पंजाब में नहीं है। कि कोई मुलाजिम दौरान सर्विस वफ़ात पा जाए तो उसके बच्चों को पूछने वाले ही कोई नहीं है। क्यों ऐसे किया जा रहा है? लीव इनकैशमेंट के एक मुलाजिम कहता है कि मैं अपने हक़ की छुट्टियाँ कुर्बान करता हूँ, मैं खिदमत करता हूँ, उसके बदले मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह दे। वो कहता नहीं, घर बैठ जाओ, तनख्वाह घर बैठ के लेते रहो, तुम्हें हम पैसे नहीं देंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो 2 दिसंबर 2024 से एक मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी पर कट लगाया गया कि अगर एक दिन पहले के मुलाजमीन जो रिटायर हुए हैं और एक दिन बाद के, लाखों का डिफरेंस है उनके अंदर, उनकी तनख्वाहों के अंदर 50% डिफरेंस, और उनकी जो ग्रेजुएटी पेंशन बनती है उनके अंदर लाखों का डिफरेंस, 40% का डिफरेंस है। तो मुलाजिम जिसने सारी ज़िंदगी दी है, अब जितने मुलाजिम खड़े हैं परमानेंट, किसी को चेक कर लें, किसी का बाल स्याह नहीं है, सबके बाल सफ़ेद आ चुके हैं। मेरी जवानी लग चुकी है, इनकी जवानी कुर्बान हो चुकी है। सर बूढ़े काफ़ी सफ़ेद नहीं हुए अभी, 2-4 मेरे भी हो गए। हम आखिरी हैं, हम 18 वाले हैं, हमारे बाल, हमने जवानियाँ दे दी, अपने ख्वाब दे दिए, अपनी डिग्रियाँ, सब कुछ हमने गवर्नमेंट को दे दिया। बदले में वो चीज़ें, वो सहूलियात जिसकी सर वो सहूलियात जिसकी बुनियाद पर हमें भर्ती किया गया था। हम क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि हमारी तनख्वाह का तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी मईशत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आज जब किसी ने 20 साल सर्विस कर ली है, किसी ने 15 साल कर ली है, किसी ने 10 साल कर ली है, उसके बाद हम सारे लाचार हो चुके हैं। यकीन माने इनमें से हर एक शख्स सोचता होगा कि आज जॉब छोड़ दें, हम कहाँ जाएं? जवानी ख़त्म हो चुकी, वो ताकत ना रही, उसके बाद वो जो है चीज़ें बदल गईं, जवानियाँ दे चुके हैं, अब कहते हैं कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हारा। क्यों ऐसा हो रहा है? जी बात करें जी। सर हम तो जवान है, वो तो बुजुर्ग हो गए हैं। सर मैं जवान है, आप बताएं कि जो असल में मसाइल आपके क्या हैं, गवर्नमेंट से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? बजट में ऐसी क्या चीज़ हो जिससे आप सेटिस्फाई होंगे? सर बजट में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो हकूक़ इन्होंने तल्फ़ किए हैं गवर्नमेंट ने, वो हमारे जायज़ हकूक़ हमें वापस दे दिए जाएँ। वफाक के बराबर पंजाब के तनख्वाहों में मराहत में इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि मुलाजमीन के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। तो वफाक के लिए तमाम सहूलतें हैं, रूल 17 है, लीव इनकैशमेंट, पेंशन पे कोई कट नहीं है। लेकिन पंजाब जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इनकी जो जिन्होंने 60 साल सर्विस कर ली, उनकी एंड पे जाके लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी, उनकी पेंशन हाफ़ कर दी। कितना बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। उसके अलावा आपने वफाक को पिछले साल 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया, जो कि पंजाब को नहीं दिया। इस दफ़ा आपने 15% वफाक को दिया, वो भी आपने पंजाब को नहीं दिया। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमको बहुत बड़े कोठियाँ बंगले नहीं मांगते इनसे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें हमारे जायज़ हकूक़ और बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। मैं क्यों आप थक रहे हैं? गवर्नमेंट तो किसी की सुनती नहीं है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को हुकूमती ईवानों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। मेरा नाम अहमद ख़ान है और मैं पंजाब टीचर यूनियन मियांवाली का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पर हुकूमत की ईवानों तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 21 अक्टूबर 2023 को जब सरकारी मुलाजमीन पंजाब की तहरीक उरूज पर थी, तो उस वक्त पंजाब की मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने हकीकत की क़यादत को बुलाकर उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इक़्तिदार में आकर आपकी लीव इनकैशमेंट का मसला, रूल A-17 का मसला और जो पेंशन कवानीन के अंदर जो तरमीम की गई है, ये मसाइल हम आपके हल कराएंगे। लेकिन आज उनको 3 साल हो गए हैं और
بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مطالبے وہ حل کر دے، بلکہ اور جو مزید اساتذہ کی اور سرکاری ملازمین کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں جی. تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ رول صدر 1 کا خاتمہ، پینشن قوانین، اور جو ٹیچر ہمارے اس وقت جن کو پر مستقل نہیں کیا گیا، اے یوز اور ایس ایس جیز، ان کو مستقل کیا جائے، اور جو سکول پرائیویٹ کیے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے، اور آئندہ کے لیے نشکاری روک دی جائے. جی ہمارا مطالبہ ہے.